ओके बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ। हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो लिमिट स्टेट डिजाइन है उसमें जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब पहले हमने क्या देखा था कि सिर्फ लीनियर वेरिएशन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, लेकिन अब दो पार्ट में बनता है, जिसमें एक पार्ट आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है और दूसरा पार्ट आपका पैराबोलिक पोर्शन होता है, राइट। इस डेप्थ को हम बोलते हैं एक्स यू, दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। ये आपका स्टील का स्ट्रेस है और जो इस सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते थे डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बी, ओके। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया था, दैट इज 3/7 XU। मतलब ये जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है उसका 3/7 पार्ट, और ये जो पार्ट है दैट वाज 4/7 ऑफ XU, राइट। ये हमने पार्ट कैलकुलेट कर लिया था। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती थी दैट इज 0.45 FCK, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील में दैट इज 0.87 FY। कैसे आया था? क्योंकि स्टील में जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं दैट इज 1.15, और कंक्रीट के लिए हम लेते हैं 1.5, तो दो बार लगती है तो वहां से आ जाता है आपका 0.45 FCK, राइट, ओके। अब देखो ये जो पार्ट है ये कंक्रीट का स्ट्रेस दिखा रहा है, ये जो पार्ट है ये स्टील का स्ट्रेस दिखा रहा है, ऐसे ही है क्या? नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये टेंसाइल स्ट्रेस दिखा रहा है। ऐसे ही तो होता है ना। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन ही वही था, वो एक्सिस जो स्ट्रेस न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। मतलब यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाती है? जीरो होती है। इससे ऊपर कंप्रेसिव, इससे नीचे टेंसाइल, ओके। अब ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, देखो ये जब फोर्स बनाएगी तो दो फोर्स बनाएगी यहाँ पर, एक C1 और दूसरा C2। ये तो फोर्स बनाएगी C1 और C2। अब हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ओके। चलिए निकालते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? फोर्स ड्यू टू C1 एंड फोर्स ड्यू टू C2। तो फोर्स ड्यू टू C1, राइट। अब क्या होगा? फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यही तो होता है बेसिक फॉर्मूला, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो स्ट्रेस कितना है? 0.45 FCK, तुरंत नोट कर दो, 0.45 FCK स्ट्रेस हो गया, राइट। एरिया कितना है? एरिया क्या होगा? यही वाला तो एरिया होगा ये। अब देखो ये स्ट्रेस डायग्राम है, मैं अगर यहाँ पर बनाऊं, इधर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर ट्राई करता हूँ। अगर मैं ये बीम बना देता हूँ, ये बीम बना देता हूँ, राइट, होपफुली आपको दिख रही होगी। सपोज अगर ये मैं बीम बना देता हूँ, राइट, तो इसकी विड्थ क्या है? B, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और जो इसकी पूरी डेप्थ क्या है? D। अब यहाँ पर आप पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, है ना, ये वाला पार्ट देखो, तो डेप्थ हमारे पास कितनी आएगी? 3/7 XU, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो डायरेक्ट यही 3/7 XU और मल्टीप्लाइड बाय विड्थ E, राइट। 0.45 FCK इंटू 3/7 XU इंटू B। सिमिलरली C2 अगर निकालेंगे, ये हो गया आपका C1, C2 निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। स्ट्रेस कितना होगा? अगेन 0.45 FCK, अगेन 0.45 FCK, राइट, ओके। एंड एरिया कितना होगा? जो एरिया ऑफ पैराबोला होता है वो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल होता है। मतलब कि अगर इसको आप पूरा रेक्टेंगल मान लो तो उसका 2/3 ये वाला एरिया होगा, है ना। तो अगर रेक्टेंगल मानोगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल मानोगे तो ये विड्थ B और ये डेप्थ, मतलब 4/7 XU
इंटू बी, 4/7 XU इंटू बी। ये हो गया आपका C1 एंड C2। अब अगर इसको आप जोड़ दोगे C1 प्लस C2 तो आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा। और टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता था? टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता था 0.36 FCK B इंटू XU, राइट। यहीं पर आके लिख देते हैं 0.36 FCK B इंटू XU, 0.36 FCK B इंटू XU। ये है आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स C, राइट। टोटल कंप्रेसिव फोर्स C, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स कहां पर लगेगा, कैसे डिसाइड होता है, कहां पर लगता है कोई भी फोर्स, है ना। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेंट्रॉइड का कि जो सारा फोर्स होता है वो अल्टीमेटली कहां पर एक्ट करता है। हमें ये तो पता चल गया कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स इस सेक्शन का कितना है, C, राइट। कितना है, C। कहां पर एक्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता है। सपोज इसे हम x बार मान लेते हैं, x बार यहां पर ये मान लेते हैं कि टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कहां पर एक्ट कर रहा है, टॉप सरफेस से x बार डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, या XU बार मान लो इसे, XU बार डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, राइट। ओके, अब मैं यहां पर समझाऊंगा, आप प्लीज समझते रहिएगा। ओके, अगर हमें सेंट्रोइडल एक्सिस या सेंट्रोइडल डिस्टेंस या सेंट्रोइडल पॉइंट निकालना होता था, उसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहाँ पर छोटा सा आपको बस हिंट देता हूँ, है ना। हमारे पास x एक्सिस में फॉर्मूला होता था A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन, A1 प्लस A2। सिमिलरली y बार अगर निकालना होता था तो A1 y1 प्लस A2 y2 एंड सो ऑन। लेकिन अगर एरिया की जगह, अगर सपोज आपका एरिया की जगह फोर्स हो जाता है, तो यही सेंट्रोइडल पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स 1 इंटू उस पर्टिकुलर एरिया का सेंट्रोइड प्लस फोर्स 2 इंटू उस पर्टिकुलर एरिया का सेंट्रोइड। लेकिन हमें निकालना कहाँ से होता था, हमें निकालना होता था एक फिक्स पॉइंट से, तो हम ये सरफेस मानते हैं फिक्स पॉइंट। मैं फिर से समझा दूंगा, थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा, देखते रहिएगा। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेबल मानता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो फोर्स C इंटू एक्स बार या XU बार, मतलब टोटल फोर्स इंटू उस फोर्स का इस सरफेस से डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा C1 इंटू x1 बार प्लस C2 इंटू x2 बार। C1 अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x2 होगा, ये वाला पॉइंट x1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दिस पॉइंट मतलब C1 इंटू x1 बार एंड C2 इंटू x2 बार लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं है, मतलब एक डिनोट करना है किसी पॉइंट से, राइट। तो C1 C2 तो हमारे सामने लिखे हुए, हमारे सामने C भी लिखा हुआ है। अब x1 x2 देखो क्या होगा। पहला तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्रॉइड हाफ पर एक्ट करता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्रॉइड कहां पर एक्ट करता है, हाफ पर। अब कितना है रेक्टेंगुलर सेक्शन, 3/7 XU। कितना है, 3/7 XU। तो इसका हाफ कितना होगा, 3/7 अपॉन हाफ XU, दैट इज 3/14 XU। तो x1 कितना आ गया, 3/14 XU। अब अगर x2 निकालोगे तो कितना होगा, देखो अब x2 क्या है, x2 आपका पैराबोलिक सेक्शन है। x2 क्या है आपका, पैराबोलिक सेक्शन है, और पैराबोलिक सेक्शन का सेंट्रॉइड लाई करता है। अगर नहीं भी पता है तब भी कोई बात नहीं। सी देखो ये प्रूफ है, एक बार करोगे आपको आ जाएगा, राइट। और ये सारे फॉर्मूले आपको कोड में गिवन है, तो फॉर्मूले मत रखिए, सिर्फ प्रोसेस देख लीजिए प्रूफ का, है ना, ताकि आपको क्लियर हो कि वो फॉर्मूला जो कोड में लिखा हुआ है वो कहाँ से आएगा। हाउएवर आपको डिजाइन के लिए तो फॉर्मूला ही देखना है, राइट। तो जो पैराबोलिक सेक्शन है इसका सेंट्रॉइड लाई करता है 5/8 ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोला, 5/8 ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोला कितना है, 4/7 XU, 4/7 XU, राइट। बट क्या यही x2 होगा, राइट।
क्या यही x2 होगा? देखो x2 हमें लेना होता है कहाँ से? सरफेस से। हमें कहाँ से लेना होता है? सरफेस से लेना होता है, जो भी हमने सरफेस कंसीडर की है, राइट, जो भी हमने सरफेस कंसीडर की है। और ये जो पैराबोला है इसकी ये जो सेंट्रोइडल डेप्थ मिलती है वो एपेक्स से मिलती है। तो इसकी सेंट्रोइडल डेप्थ मिलती है कहाँ से मिलती है? एपेक्स से। मतलब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है? यहाँ से है। तो अगर ये डिस्टेंस पता है और आपको ऊपर से निकालनी है तो क्या करो? x2 में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसी को हम लिख सकते हैं दैट x2 विल बी xu माइनस जो भी मैंने बोला अभी 5/8 इंटू 4/7। दिस विल बी कंप्लीट x2। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज अगर आपका टी सेक्शन है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, बताऊंगा नहीं पूरा सेंट्रॉइड वाला सीन, बट थोड़ा सा बस रिवाइज करा, राइट। सपोज ये टी सेक्शन है। अब अगर आप सिर्फ इसका सेंट्रॉइड लेते हैं और आपने सरफेस ये माना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, है ना। मतलब सपोज ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है और आपने किया है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो इसका मतलब क्या है कि वन सरफेस अगर यहां से ले रहे हो तो ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? सॉरी एक्स वाई, वो आप देख लीजिएगा। सपोज ये y है तो दैट इज y1, और जब सेकेंड सरफेस का लोगे तो वो क्या होगा? वो भी यहीं से देखोगे, दैट विल बी y2। मतलब सेंट्रॉइड कहां पर है वो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जिस भी एक्सिस से आप कंसीडर कर रहे हो वहां से सेंट्रॉइडल एक्सिस तक की डिस्टेंस, राइट। चलो वापस से आ जाते हैं हम इसमें अपने गेम में। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है? C1 भी पता है, C2 भी पता है, x1 बार भी पता है, x2 बार भी पता है, तो x1 बार या x2 बार जो भी माना, राइट। सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ कहां पर है? पुट कर देना है यहाँ पर। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ समझने वाली। यहाँ पर C है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है। C1 में C2 में FC के XUB, FC के XUB, FC के XUB, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? XU बचेगा। और यहाँ से जो XU बार आता है वो आता है आपका कैलकुलेट होके 0.42 XU, 0.42 XU, जो आपका XU बार कैलकुलेट करके आता है। मतलब टोटल फोर्स जहां पर लाई करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस वो कितनी डिस्टेंस आती है? 0.42 XU। मतलब टॉप ऑफ द सरफेस से 0.42 XU पर आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स लाई करेगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स लाई करेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज देख लीजिए, जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं in the concept of actual depth of the neutral axis. Okay. अब देखो न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन ये है कि जहां पर आपकी स्ट्रेसेस न्यूट्रलाइज हो जाए। तो मतलब इस पॉइंट पर आपकी स्ट्रेसेस क्या होंगी? न्यूट्रलाइज होंगी। और स्ट्रेसेस न्यूट्रलाइज कब होंगी? तब होंगी जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस, या मीन कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, राइट। तो अगर हमें कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस को बराबर करना है तो कैसे होगा? दोनों निकाल चुके हैं। ओ सॉरी, अगर टेंसाइल फोर्स वैसे तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाफट। टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय अगेन एरिया। फोर्स देखो बेसिक डेफिनेशन तो फोर्स का यही है। स्ट्रेस कितना होगा? 0.87 F/, कितना होगा? यही होगा। तो स्ट्रेस है कितना? स्ट्रेस है 0.87 F/, और एरिया कितना है? जो भी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड करोगे, दैट मींस एरिया ऑफ स्टील, सो दैट विल बी व्हाट? P से बोल देंगे इसे, क्योंकि ये क्या है? टेंसाइल फोर्स, राइट। अब एक न्यूट्रल एक्सिस हम क्या बोल सकते हैं? इट
न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू होगा टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स अभी अभी हमने निकाला है 0.36 FCK B इंटू XU, और टेंसाइल फोर्स भी अभी अभी ही निकाला है 0.87 FY इंटू AST। अब देखो यहां से हमें बस एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ये है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 B इंटू FCK, 0.36 B इंटू FCK, राइट। और यहाँ पर आई गेस सारी वैल्यूज आपको पता है, राइट। Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, राइट। सपोज Fe250 है तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 250। सिमिलरली फॉर 415 दैट विल बी 415। AST एरिया ऑफ स्टील, B width of the section, width of the beam, and FCK characteristic strength of the concrete। इन सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, so that would be all। लाइन्स मेरे से सीधे पढ़ती नहीं है, आप देख लीजिए प्लीज। ओके, सो दैट इज 0.87 FY AST upon 0.36 B into FCK। This is the formula for the actual depth of the neutral axis, right? क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, या फिर जो यहाँ पर चेंज होकर लिमिट स्टेट मेथड में बन जाती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। फिर जब हमारे पास दोनों डेप्थ हो जाएंगी देन फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शंस के बारे में। टिल देन थैंक यू, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।